आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा क्लास 7th 8th 9th में। आज हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसा रिएक्ट करते हैं अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करने पर, किस तरह से वो बिहेव करते हैं, कैसा उनका कैरेक्टर रहता है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज रहती है, इसके बारे में बात करने वाले 20 मिनट्स का वन शॉट वीडियो है, आपके रिवीजन में हेल्प करेगा। वेलकम टू द चैनल मैथ्स विद अभिनव बत्रा। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज जो मेटल्स की, वो क्या क्या है। देखो, मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन क्या रिएक्ट करके वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि एक बेसिक होती है और जो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देती है, टर्न कर देती है। सोडियम रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, वो सोडियम ऑक्साइड बनाता है, जो कि एक बेसिक ऑक्साइड है। पोटेशियम मेटल और सोडियम मेटल दोनों को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में काफ़ी हद तक पूछा जाता है, एमसीक्यूज की फॉर्म में या 2 मार्क क्वेश्चन में। तो क्या करते हैं कि ये रिएक्ट कर जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, मॉइस्चर के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो कैरोसिन के ऑयल के अंदर क्या होता है कि कोई भी एयर वाला कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, तो इसीलिए उसको उसमें स्टोर किया जाता है। उसका जाता है कि जो मैग्नीशियम है उसको हीट करते हैं और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने के लिए, मतलब उसको बहुत ज़्यादा हीट देते हैं, तो वो जाके बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि बेसिक है। अब देखा जाए तो जब हम बात करी थी सोडियम ऑक्साइड की, सोडियम ऑक्साइड में क्या था, क्या हमने हीट दी थी यहाँ तो नहीं दी, पर यहाँ देनी पड़ी। इसका मतलब क्या है, सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है उससे, यानी मैग्नीशियम लेस रिएक्टिव है। मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, जो कि एक बेस है। एल्यूमिनियम मेटल है वो एयर के अंदर बर्न करता है हीट होने पर, और वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, जो कि एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होती हैं, वो ऐसी मेटल ऑक्साइड्स जो एसिडिक कैरेक्टर भी शो करती है, बेसिक कैरेक्टर भी, दोनों बिहेवियर शो करते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और वो सोल्ट बनाता है। कौन सा सोल्ट? एल्यूमिनियम क्लोराइड। और साथ में रिलीज करता है वाटर। उसके बाद आता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वो रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, वो बनाता है सोडियम एल्यूमिनेट। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ये अलग प्रोडक्ट बन रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। और वाटर रिलीज करता है। जिंक मैटर बर्न होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और वो जिंक ऑक्साइड बनाता है, जो कि अगेन एम्फोटेरिक है, जैसे हमने बात करी थी। उसके बाद जिंक ऑक्साइड रिएक्ट करता है HCl के साथ, वो जिंक क्लोराइड बनाता है, जो कि एक सोल्ट है, और वाटर रिलीज करता है। जिंक ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करने के बाद सोडियम जिंकेट बनाते हैं। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहा है, डिफरेंट प्रोडक्ट हमेशा से इंपॉर्टेंट रहता है। और वाटर रिलीज करता है। उसके बाद कॉपर मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, पर ये ना बर्न नहीं हो पाता बहुत ज़्यादा, इसको कितना भी हीट कर लो बर्न नहीं हो पाता। प्रोलॉन्ग हीटिंग का मतलब वो कितना भी उसको इतनी देर देर तक हीट करने के बाद भी वो बर्न नहीं होता, बस वो है ना कॉपर ऑक्साइड बना देता है, जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, तो इसका कलर हो जाएगा ब्लैक। इसकी रिएक्शंस हैं वाटर के साथ। मेटल्स वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं, देखो, वो वाटर के साथ रिएक्ट करने पर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन रिलीज होता है, मतलब हाइड्रोक्साइड ग्रुप लग जाएगा उसके साथ। और स्टीम के साथ रिएक्ट होने पर वो ऑक्साइड बनाता है, मेटल ऑक्साइड, और हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। पोटेशियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस और हीट रिलीज हो जाएगी। सोडियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ, और वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन और हीट रिलीज होगी। कैल्शियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ, और वो अगेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ, वो कोल्ड के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये हॉट के साथ रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नीशियम है वो लेस रिएक्टिव है कैल्शियम से। क्यों? कैल्शियम तो कोल्ड वाटर के साथ कर पा रहा था, ये कोल्ड के साथ नहीं कर पा रहा, तो ऑब्वियस सी बात है जो चीज़ ठंडे के साथ एक्ट कर रही है वो स्ट्रॉन्ग है, और जो नहीं कर पा रही वो वीक है। मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्ट करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। और जो एल्यूमिनियम मेटल है वो वाटर के साथ नॉर्मल कंडीशंस पर रिएक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, उसके सरफेस पर वो प्रेजेंट होती है, इस वजह से वो एकदम से रिएक्ट नहीं कर पाता। उसके बाद वो स्टीम के साथ जिंक रिएक्ट करता है, जिंक को स्टीम पास करते हैं तो उसके अंदर जिंक ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जो मेटल्स हैं लेड सिल्वर गोल्ड की तरह, ये रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ या स्टीम के साथ, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आते हैं तीनों। उसका आता है मेटल्स का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ। देखो, डाइल्यूट एसिड के साथ वो मिलकर क्या बनते हैं, मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन। सोल्ट बना देंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देंगे। सोडियम को HCl डाल दिया तो सोडियम क्लोराइड सोल्ट बन गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। सिमिलरली मैग्नीशियम रिएक्ट करता है HCl के साथ, पर वो रैपिडली रिएक्ट करता है, एकदम से छटपटा के रिएक्ट कर देता है, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट करता है HCl गैस के साथ, और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। पर ये क्या करता है, ये रैपिडली नहीं करता, ये स्लोली रिएक्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। एल्यूमिनियम पर हमेशा होती है, याद रखना, ज़्यादातर केसेस में। उसका जिंक रिएक्ट करता है HCl के साथ, वो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ऐसे इतने सारे एग्जाम्पल है। आयरन रिएक्ट करता है HCl के साथ, और वो
आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। सिमिलरली कॉपर भी ऐसे ही करता है, बट कॉपर क्या होता है, लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव है HCl, मतलब उसके कंपैरेटिवली, आयरन के कंपैरेटिवली कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो वो इसके साथ कोई रिएक्शन शो ही नहीं करता। अब बात आती है कॉपर की, तो कॉपर कोई रिएक्शन शो नहीं करता। इसका मतलब क्या, कॉपर एक लेस रिएक्टिव मेटल है आयरन के कंपैरेटिवली। आयरन रिएक्ट कर गया, ये नहीं कर पाया, दैट मीन्स आयरन एक स्ट्रॉन्ग है और ये कॉपर एक वीक है, लेस रिएक्टिव है। उसके बाद आता है एक्वा रीजा। एक्वा रीजा इंपॉर्टेंट है पेपर के पर्पज से। एक्वा रीजा एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर है जिसमें 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड होता है और 3 पार्ट HCl होता है, 1:3 होता है। एक्वा रीजा को सारे मेटल्स को डिसॉल्व कर सकता है और वो गोल्ड और प्लैटिनम मेटल्स को भी डिसॉल्व कर लेता है। जो रिएक्टिविटी सीरीज जिसकी हम बात कर रहे थे, KNaCl MgAl ZnFe SnPbH Cu Hg Ag Au, ठीक है, ये सब लास्ट वाले ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं, ये हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। ऐसे इनकी नीचे आते हुए केमिकल रिएक्टिविटी कम हो रही है। सबसे लास्ट वाला सबसे कम रिएक्टिव है और टॉप वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद सोल्ट सोल्यूशन के साथ कैसा रिएक्ट करते हैं। अगर हम बात करें सोल्ट सोल्यूशन के साथ, देखो CuSO4 है, वो जिंक के साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद वो जिंक सल्फेट बना देगा और कॉपर रिलीज हो जाएगा। मतलब सोल्ट सोल्यूशन मेटल बी का और मेटल ए के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मेटल ए का सोल्ट सोल्यूशन बन जाएगा और मेटल बी अलग हो जाएगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है एक तरह से। उसके बाद कॉपर सल्फेट का रिएक्ट कराएंगे Ag के साथ यानी सिल्वर के साथ, तो अब क्योंकि सिल्वर तो लेस रिएक्टिव है तो वो रिएक्शन करेगा ही नहीं, नो रिएक्शन। कॉपर सल्फेट को आयरन के साथ कराएंगे, अब आयरन क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो आयरन उसको रिप्लेस कर देगा, ये ब्लू कलर का होता है और ये ग्रीनिश सॉल्यूशन बनेगा FeSO4, कॉपर अलग हो जाएगा। AgNO3 रिएक्ट करेगा Cu के साथ, तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा और सिल्वर अलग हो जाएगा। उसके बाद क्लोरीन के साथ क्या रिएक्शंस होती हैं, देखो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता होता है, आयनिक क्लोराइड्स बनाता होता है, ठीक है। अब जो सोडियम क्लोरीन के साथ हुआ सोडियम क्लोराइड, आयनिक क्लोराइड है। कैल्शियम और क्लोरीन मिक्स हुई, कैल्शियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। एल्यूमिनियम और क्लोरीन, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ऐसी सारे के सारे कैल्शियम के साथ क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर क्लोराइड्स बना देते हैं। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके Na और H2, सोडियम और हाइड्रोजन को अगर रिएक्ट कर सोडियम हाइड्राइड बनेगा। कैल्शियम और हाइड्रोजन को रिएक्ट करेंगे, कैल्शियम हाइड्राइड बनेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज हैं नॉन मेटल्स की, देखो मेटल्स का वहीं तक था, अब आ चुके हैं हम नॉन मेटल्स पर। नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं जिससे क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं या फिर न्यूट्रल। बेसिक था मेटल के केस में, नॉन मेटल क्या बनाएंगे, एसिडिक ऑक्साइड्स या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड्स। देखो क्या होता है, कार्बन एक मेटल है, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दो, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई जो कि एक एसिडिक ऑक्साइड है। एक ऐसी एसिडिक ऑक्साइड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वो डिसॉल्व हो जाती है पानी में डिसॉल्व वगैरह बन जाएगा कार्बोनिक एसिड। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिएक्ट करा दिया, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा H2CO3। ये कम पूछा जाता है रिलेटिवली, बट पता होना चाहिए। सल्फर और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा जो कि एक एसिडिक ऑक्साइड होगी। वैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड को जो हम रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ, वो सल्फरस एसिड बनेगा H2SO3। जैसे पीछे कार्बोनिक एसिड बनता है, ये बनेगा सल्फरस एसिड। अब देखो क्या बात करी थी कि एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, यानी CO2 और SO2 क्या है, एसिडिक ऑक्साइड्स है। एसिडिक क्या करेंगी, ब्लू लिटमस को रेड कर देंगी, इससे पता लगा कि वो एसिडिक नेचर है। जब नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ये रिएक्ट ही नहीं करती, बस होता है हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। अब वो जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उसके बाद भी नहीं कर पाता। मतलब वो क्या क्या करता है, ना ही वो नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ही वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। नॉन मेटल्स अगर सोल्ट के साथ बात करते हैं, सोल्ट सोल्यूशन है, तब क्या होता है, अभी क्या होता है, एक हाइयर रिएक्टिविटी वाला मेटल लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा सोल्ट सोल्यूशन में से। जैसे उसमें होता है सेम ऐसे उसमें होता है, जैसे NaBr और Cl2, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सीरीज होती है। तो अब देखो क्लोरीन तो इससे रिएक्टिव है तो इसको डिस्प्लेस कर देगा। सिमिलरली क्लोरीन के साथ अगर रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल्स, वो क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके HCl बना देगा, ठीक है। पर ये क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ये कोवैलेंट क्लोराइड बनाते होता है। और अगर हम बात करें फॉस्फोरस की बात करें क्लोरीन के साथ, ये बन जाएगा फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड जो कि कोवैलेंट क्लोराइड होती है। नॉन मेटल्स कोवैलेंट क्लोराइड बनाते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स दे नहीं सकते क्लोरीन एटम्स को, तो वो क्या करता है, एक तरह से कोवैलेंट शेयरिंग हो जाती है उनकी और वो क्लोराइड आयंस बना देता है, मतलब क्लोराइड आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं। यहाँ से अब नॉन मेटल्स है जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कोवैलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। हाइड्रोजन और सल्फर H2S बन जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्या बनाएंगे, अमोनिया, जो कि अगेन एक कोवैलेंट है, मतलब उसमें शेयरिंग होगी। मेटल्स की यूजेस क्या है, कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं वायर्स बनाने में जो कि इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करते हैं, उनको कैरी करते हैं, प्रोड्यूस नहीं करेंगे कैरी करेंगे। और आयरन कॉपर एल्यूमिनियम को मेटल्स को घर के यूटेंसिल्स बर्तन और फैक्ट्री के इक्विपमेंट में यूज़ करते हैं। आयरन को यूज़ करते हैं एज ए कैटलिस्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस। अभी हमने ऊपर जो रिएक्शन बढ़ी थी उसमें आयरन को यूज़ करा था इन द प्रोसेस और उसको बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। जिंक को यूज़ करते हैं गैल्वेनाइजेशन के लिए, जब हम उसको एक
एक लेयर चढ़ाते हैं रस्टिंग से बचाने के लिए। लिक्विड मेटल होता है मरकरी, इसको यूज़ करते हैं थर्मोमीटर में, जो कि आपने देखा होगा घर के थर्मोमीटर में एक लिक्विड होता है जो जा रहा होता है, वो होता है मर्क्यूरी। लेड मेटल है जिसका यूज़ होता है कार की बैटरीज में। ये कुछ यूज़ है मेटल्स के। वैसे ही नॉन मेटल्स के यूज़ हैं। लिक्विड हाइड्रोजन का यूज़ करता है एक रॉकेट फ्यूल की तरह, हाइड्रोजन का यूज़ करा जाता है अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग में, कार्बन का यूज़ किया जाता है जो इलेक्ट्रोड बनाने के लिए, जो कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में यूज़ होता है, ड्राई सेल्स में होता है। नाइट्रोजन का यूज़ होता है कि फूड प्रिजर्व करने में। सल्फर का यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये ई नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। सल्फर। आयंस क्या होते हैं? अब आयन एक ना इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम होता है, बहुत ज़्यादा चार्ज होता है उस पर। वो ऐसा कैसे बनता है? वो लॉस या गेन से बन जाता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी ने लूज कर दिया, एटम ने, किसी ने गेन कर लिया, तो वो एक चार्ज स्पीशीज बन गई, उस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गया, बस वो होता है। बट उसमें क्या होता है, जब भी वो कुछ गेन करता है लूज करता है, उसके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो उनका नंबर चेंज हो जाता है। मतलब पहले वो इक्वल होते हैं, बाद में वो इक्वल नहीं रहते। आयंस दो तरह के होते हैं, एक कैटायंस, दूसरा एनायंस। कैटायंस वो होते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज वाले को एनायंस बोलते हैं। कैटायन कैसे बनता है? पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा? जब हम डोनेट करेंगे, है ना, लोस कह दो या डोनेट कह दो। और अनायंस कैसे बनेगा? जब हम उसको गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। एक आयनिक बॉन्ड आता है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? एक ऐसा केमिकल बॉन्ड जो कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है एक से दूसरे में। एक से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं दूसरे में चल जाते हैं, उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल्स के साथ, वो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच में, वो उनको क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि आयंस की वजह से हुआ, चार्ज आयंस की वजह से हुआ, तो उसको बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। अब बात आती है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है? देखो, सोडियम के अंदर क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है जो 11 होता है, दैट इज 281। और क्लोरीन के अंदर क्या होता है? 287। तो इसमें क्या होता है, ये एक है ना, ये इलेक्ट्रॉन इसका ये इधर चला जाता है, उससे क्या होगा, ये तो हो जाएगा फुल, और ये क्या हो जाएगा फुल। फुल कैसे? इसका एक चला गया, यहाँ पर एक ऐड हो गया, तो ये 28 हो गया और ये 288 हो गया, तो ये कंप्लीट हो गया। इसीलिए ऐसे रिएक्ट करता है, आयनिक कंपाउंड्स बनाता है। सिमिलरली अब मैग्नीशियम और क्लोराइन की रिएक्शन कराते हैं, वो क्या होता है? मैग्नीशियम के अंदर क्या है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो क्या करते हैं, एक क्लोरीन के पास यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो वो रिएक्ट करके पूरा स्टेबल बन जाएगा। सिमिलरली मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब मैग्नीशियम के 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, तो वो 2 गेन करेगा, वो यहाँ से 2 गेन कर लेगा और MgO बना देगा। अब बात आते हैं आयनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स के बीच में यूजेस कह रहा हूँ, डिफरेंस, मेन डिफरेंसेस क्या है, इन पे क्वेश्चन जरूर आता है। आयनिक कंपाउंड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड लिक्विड गैसेज होती हैं, और कुछ कुछ ही सॉलिड होते हैं। उसमें सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, इसमें कुछ कुछ। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। आयनिक कंपाउंड नॉन वॉलेटाइल होते हैं, वो घुलते नहीं हैं। और कोवेलेंट कंपाउंड्स का होता है लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट, और उसका जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है वो वॉलेटाइल होता है। आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जब हम उसको पानी में डालते हैं, मेल्ट करते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। आयनिक कंपाउंड सोल्यूबल हैं, ये इनसोल्यूबल हैं। ग्लूकोज, शुगर और यूरिया, ये सब तो सोल्यूबल हैं, बाकी नहीं है। आयनिक कंपाउंड्स इनसोल्यूबल हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन सा? अल्कोहल, ईथर, एसीटोन, इसमें तो इनसोल्यूबल है। और कोवैलेंट कंपाउंड सोल्यूबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। उसके बाद मेटल्स की ऑकरेंस कहाँ से आते हैं? देखो, अर्थ की क्रस्ट से मेटल्स निकलते हैं, उसको खोद के निकालते हैं। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, उन्होंने कभी इनका इजाद किया होगा, कहाँ से निकला, ढूंढ ढूंढ के उन्होंने निकाला। तो ये क्या करते हैं, एक फ्री स्टेट में अकर नहीं करते, कई कई फ्री स्टेट में होते हैं, कई नहीं होते, मतलब ऐसे पड़े हैं बस। तो उनको क्या करा जाता है, साफ करा जाता है उसको, यानी उस पर कोई लेयर्स चढ़ी हुई हैं, कुछ ना कुछ है, तो उसको हम निकालते हैं, उसको साफ करते हैं अलग अलग प्रोसेस को लगाकर। कॉपर और सिल्वर ऐसे मेटल्स हैं जो फ्री स्टेट में ऑकर करते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी। अब आते हैं मिनरल्स एंड ओर्स, जो ऐसे नेचुरल मटेरियल जिसमें मेटल्स या उसके कंपाउंड पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं मिनरल्स। और ऐसे मिनरल्स जिसमें से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करा जा सकता है, वो होते हैं ओर। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की बात करते हैं, एक अलग अलग तरीके होते हैं, उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन, एक वर्ड है। तो एक मेटल को उसकी ओर में से निकालना, उसको एक्सट्रैक्ट करना, उसी को बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, उसको निकालना। और अलग अलग प्रोसेसेस में यूज़ होते हैं, जैसे कि रिफाइनिंग होती है, जैसे मेटलर्जी। अब देखो, इसमें क्या होता है, एक एक्सट्रैक्ट करना और में से मेटल, उसको होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सबसे पहला स्टेप उसका कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल, मेटल में कन्वर्ट करेंगे, उसका अगर रिफाइनिंग यानी प्योरीफाई करेंगे उसको। कंसंट्रेशन में क्या होता है, जो मिट्टी वगैरह, पत्थर, छोटे छोटे ये सब पार्टिकल्स होते हैं, ये उस पर चिपके होते हैं, जिसको बोलते हैं हम गैंग। और गैंग रिमूव करने से क्या मिलेगा, हमें एक बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड मेटल मिलेगा, जो ज़्यादा परसेंटेज में होगा, क्योंकि उस पर सारी इम्प्योरिटीज़ उतर गई। अब जो कंसंट्रेटेड ओर होगा उसको मेटल में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करके। इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से होगा, NaCl सोडियम और क्लोराइन में टूट जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। अब जो पॉजिटिव सोडियम आयन होंगे वो कैथोड पे चले जाएंगे, क्योंकि कैथोड जनरली नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। और जो सोडियम आयन्स होते हैं वो क्या करेंगे, कैथोड से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो रिड्यूस होकर सोडियम एटम बन जाएंगे। जैसे यहाँ पर थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए कैथोड से और स्टेबल स्टेट में चला गया।
ऐसी जो नेगेटिव क्लोराइड आयंस होंगे वो कहाँ जाएंगे, एनोड पे जाएंगे, एनोड पॉजिटिव क्लोराइड होता है, ये उसको इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे और इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद ये एक स्टेबल स्टेट में आ जाएंगे, यानी ये ऑक्सीडाइज होकर क्लोरीन गैस बन जाएगा, दे दिए तो ऑक्सीडाइज हो गया। उसके बाद एल्यूमिनियम मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, देखो सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे, टूट जाएगा एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में, उसके बाद कैथोड पे चल जाएगा ये, क्योंकि पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे जाता है, नहीं कैथोड नेगेटिव था उस पर चला गया और लेने के बाद ये एल्यूमिनियम बन गया। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीजन आएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे जाएगा क्योंकि एनोड पॉजिटिव होता है, उस पर जाने के बाद ये उसको इलेक्ट्रॉन्स दे देगा और स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। उसके बाद एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, देखो कुछ रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जो कि रिएक्ट करते रहते हैं बार बार, उनको कैसे करते हैं, एक प्रोसेस होता है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बोनेट और होती है जो उसको हीट करते हैं एब्सेंस ऑफ एयर में, मतलब एयर वहाँ पर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, जिससे वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ZnCO3 है, उसका कैल्सिनेशन करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और एक प्रोसेस होता है रोस्टिंग, ठीक है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दो प्रोसेस हैं, बस फर्क क्या होता है, रोस्टिंग में एयर की प्रेजेंस में करते हैं और उसमें एयर की एब्सेंस में करते हैं। जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन दे दी तो वो जिंक ऑक्साइड बन गया और SO2 बन गया, बस फर्क दोनों में यही है। जो मेटल ऑक्साइड जो बनते कैल्सिनेशन से और रोस्टिंग से, दोनों से जो बनते हैं, उसको मेटल्स में कन्वर्ट करा जाता है, किससे, कार्बन, एल्यूमिनियम, सोडियम और कैल्शियम की मदद से। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, उनको रिड्यूस कर देंगे। अब मेटल को अगर हमने रिड्यूस करना है, मेटल ऑक्साइड को कार्बन से, अब क्या करेंगे, जिंक ऑक्साइड के अंदर हम कार्बन डाल देंगे, कार्बन से क्या होगा, ऑक्सीजन उसका इधर चला जाएगा और जिंक अलग हो जाएगा, यानी पूरा अलग कर दिया उसने, रिड्यूस कर दिया। जो रिडक्शन होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड का, वो क्या होता है, वो एक बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिससे हीट रिलीज होगी। और जो रिडक्शन है मेटल ऑक्साइड का जिससे मेटल बन रहे हैं, वो उसको बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। अब थर्माइट रिएक्शन कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट है। Fe2O3 को जो हम एल्यूमिनियम डालते हैं, एल्यूमिनियम रिड्यूस कर रहे हैं उसको, तो आयरन अपना अलग हो जाएगा, Fe अलग हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगी और हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। अब जो मोल्टन आयरन है उसका क्या होता है, उसको हम लोहे के टुकड़े, वो जो पीसीज होते हैं उनके ऊपर डाल देते हैं, उनके ऊपर डालने से क्या करता है, वो ना उस पर चिपक जाता है और पूरी एक लेयर बना जाता है, इसको बोलते हैं एल्यूमिनोथेरेपी या फिर थर्माइट वेल्डिंग। उसके बाद क्या आता है, लेस रिएक्टिव मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, इनको ना हीट देते होते हैं, ठीक है। अब जैसे HGS है, मर्करी सल्फाइड है, उसको ऑक्सीजन दे दी, ऑक्सीजन दे दी, उसको क्या करेंगे, मतलब हीट कर दिया और उसका मर्करी ऑक्साइड अलग बन जाएगा और SO2 अलग बन जाएगा। उसका मर्करी ऑक्साइड को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, कैसे, हीट दे देंगे, हीट देने से क्या होगा, मर्करी अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। अब कॉपर की एक्सट्रैक्शन कैसे होगी, कॉपर सल्फाइड की फॉर्म में वो मिलेगा, उसको हीट कर देंगे, रोस्ट कर देंगे एयर की प्रेजेंस में, कॉपर ऑक्साइड अलग हो जाएगा और सल्फर ऑक्साइड अलग हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट कराने पर हीट करेंगे जब, तो कॉपर अलग हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड फिर से अलग हो जाएगी। अब आता है मेटल्स की रिफाइनिंग। उसमें क्या होता है कि जो इम्प्योर मेटल्स हैं, इम्प्योर मेटल्स यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ अभी भी लेयर्स हो सकती हैं मिट्टी की या किसी भी चीज़ की, डस्ट वगैरह सब कुछ, उसको और रिफाइन करेंगे जिसको प्योर स्टेट में हम अलग करना चाहेंगे, यानी जितनी भी इम्प्योरिटी है उसको अलग करेंगे। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। उसके अंदर क्या होगा, एक पॉजिटिव वाला होगा और एक नेगेटिव वाला होगा। जो पॉजिटिव वाला होगा तुम्हें पता ही है, मैंने बताया था अभी, एनोड होता है, और नेगेटिव वाला होता है वो कैथोड होता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ। और इम्प्योरिटी कहाँ जाएगी, एनोड पर जाएगी, प्योर कॉपर कैथोड पर जाएगा। इम्प्योरिटीज एनोड मड की फॉर्म में नीचे इकट्ठी हो जाएंगी और जो बचेगा वो क्या बनेगा, जो सोल्यूशन बचेगा वो एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बचेगा। कैथोड पे क्या होगा, कॉपर आयन होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और कॉपर एटम बन जाएगा। एनोड पे क्या होगा, कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा। गोल्ड और सिल्वर है ऐसे मेटल्स हैं जिनको एनोड मड से हम रिकवर कर सकते हैं। अब आता है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, तुमने देखा ही होगा, उसमें क्या होता है कि मेटल्स वगैरह ना हवा से, पानी से, मॉइस्चर से, अलग अलग केमिकल्स का रिएक्ट कर कर एक सरफेस पर ना लेयर ले आते हैं जिसको बोलते हैं कोरोजन, ठीक है। और जब लोहे को कोरोजन होता है उसको हम बोलते हैं रस्टिंग। ये तुमने पहले पढ़ा भी हुआ। अब रस्टिंग ऑफ आयरन काफ़ी सारी चीज़ें से होती हैं, तुम्हें पता है, अलग अलग रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस उस पर आता है, पपड़ी सी चढ़ जाती है उस पर, जिसको हम बोलते हैं रस्ट। रस्ट कैसे बनता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड Fe2O3 इंटू XH2O डॉट XH2O, वो XH2 मतलब पानी का मॉलिक्यूल है, वो कितना है वो देखते हैं, डिपेंड करता है ना। अब 1 मोल पानी है, 2 है, कितना, काफ़ी सारा उस पर चढ़ जाता है तो XH2O लिख दिया। अब वो क्या होता है, रस्टिंग के लिए आयरन, एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस होनी चाहिए। उसको पेंट करके, ग्रीस लगाकर, ऑयल लगाकर या फिर गैल्वनाइजेशन कर देते होते हैं। गैल्वनाइजेशन में क्या होता है, एक लेयर लगा देते हैं जिंक मेटल की उसके ऊपर, आयरन के ऊपर। और इसको टिन प्लेटिंग से या क्रोमियम प्लेटिंग से भी होते हैं। तुमने देखा होगा अपने स्कूल्स में, अपने घरों में, जो टैप होती है, टैप क्या होता है, चमक रही होती है, क्या होता है, वो लोहे की होती है बट उस पर क्रोमियम की एक लेयर लगा देते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रोमियम प्लेटिंग कह देंगे, या फिर कह देंगे वही गैल्वनाइजेशन, एक ही बात है वो। उसके बाद एक थिन लेयर मेटल की लगा देते हैं जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कह सकते हैं उसको, ठीक है। स्टील ऑब्जेक्ट्स पर एक ही बात है, क्रोमियम प्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग सेम चीज़ है। क्रोमियम की लेयर चढ़ाएंगे तो क्रोमियम, किसी और मेटल वगैरह की चढ़ा देंगे तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। और
रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट करा जा सकता है बाय अलाउइंग इट टू मेक स्टेनलेस स्टील। जब स्टेनलेस स्टील बनाते हैं, हमारे घरों में बर्तन है वो स्टेनलेस स्टील है, उसके ऊपर हम कभी भी देखते हैं, कभी जिंक चढ़ा, कभी भी उस पर जंग चढ़ा, कोई भी जंग लगा उस पर, कभी भी नहीं लगे, क्योंकि वो स्टेनलेस स्टील है, वो मिक्सचर है एलोय का। एलोय क्या होता है, बहुत सारा मिक्सचर हो जाता है, वो दो या दो तीन से ज़्यादा अलग अलग मेटल से मिलकर बनता है। और अगर हम बात करें एलोय की प्रॉपर्टीज़ की, वो मेटल से स्ट्रॉन्ग बनता है और वो हार्डर होता है उसके नॉर्मल मेटल से। मेटल हो सकता है वो थोड़ा वीक हो, बट ये जो बनेगा ये बहुत ज़्यादा हार्डर होगा उसके कंपैरेटिवली, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है कोरोजन पे, क्योंकि अब कई सारी चीज़ों पे मिलकर बना है, तो सारी चीज़ें तो अलाउ नहीं करेंगी। आयरन अलाउ करता है, जंग लग जाए, बाकी सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं करें, तो ऐसे के साथ उनको अलोय बना दिया जाता है मिक्स करके। अलोय का लोअर मेल्टिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा उनके कंपैरेटिवली मेटल से, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी कम होगी उनके प्योर मेटल से। अब अलोय का एग्जांपल क्या है, ब्रास का। ये इंपॉर्टेंट है, ब्रास किससे बनता है, 80% कॉपर 20% जिंक। ब्रॉन्ज कैसे बनता है, 90% कॉपर 10% टिन। और सोल्डर, सोल्डर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव, तीनों ही है बट सोल्डर ज़्यादा। और लेड किससे बनता है, सोल्डर किससे बनता है, लेड और टिन से 50-50%। इसको क्या करते हैं, वेल्डिंग पर्पसेज में यूज़ करते हैं, वायर को आपस में चिपकाने के लिए, वेल्डिंग करने के लिए, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, जल्दी मेल्ट हो जाता है और उससे बन जाता है, देखा भी होगा वेल्डिंग होते हुए। अब आता है गोल्ड के अलॉय। अब देखो, प्योर गोल्ड 24 कैरेट होता है, तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और वो उससे हम ज्वेलरी नहीं बना सकते, इसलिए उसको हम मिक्स कर देते हैं सिल्वर या फिर कॉपर से, जिससे वो हार्ड बन सके। तो जो इंडिया में गोल्ड ऑर्नामेंट से बनते होते हैं 22 कैरेट गोल्ड से, 22 पार्ट तो उसमें प्योर गोल्ड होगा और 2 पार्ट या तो सिल्वर होगा या कॉपर होगा। ये हमेशा होता है, हम सोचते हैं प्योर सोना खरीद रहे हैं, बट एक्चुअल में जो 2 पार्ट होता है ना, 22 पार्ट तो प्योर गोल्ड होगा और 2 पार्ट्स सिल्वर या कॉपर होगा ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। अब कुछ मेटल्स और उनका एक्सट्रैक्ट करने का मेथड, जैसे KNaCaMgAl, इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे मोल्टन क्लोराइड का या फिर ऑक्साइड का। उसके बाद जिंक, आयरन, PbCu, लेड और कॉपर, इसको कैसे करेंगे, रिडक्शन करेंगे ऑक्साइड का कार्बन के साथ। और जो बात आती है कॉपर और मर्क्यूरी की, उसमें क्या करेंगे, हीटिंग सल्फाइड इन एयर, उसको सल्फाइड का एयर में हीट कराएंगे, मतलब जो सल्फाइड्स होंगी इनकी उनको एयर में हीट कराएंगे और रिडक्शन हो जाएगा उनसे। और उसके आता है सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये नेटिव स्टेट में मिलते हैं, मेटल की फॉर्म मिलते हैं, फ्री स्टेट में मिलते हैं, इनको ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता। देखो ये था हमारा वन शॉट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, होप आपको समझ आया होगा। और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, ताकि और भी ऐसे साइंस की वीडियोस आप मिस ना कर पाओ। मैथ्स के साथ साइंस भी पढ़ते हैं हम कभी कभी। सो बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।